ट्रांसफार्मर तेरे एग्जाम चल रहा सी पुत्र पिछले लेक्चर देख लो ट्रांसफार्मर के बारे सुनिया देखिया है ना सड़कों के उपर आम रूटीन च आप देखते हैं ना पर इस तो इलावा वो जो ट्रांसफार्मर आप सड़कों के उपर लगे देखते हैं वो बेसिकली पावर ट्रांसमिशन दे विच हेल्प करते भी जी पावर प्लांट दे विच जिथे बिजली पैदा हो रही है आप कहने हैं तो उतों पावर साडे तक जी पहुँच रही है इलैक्ट्रिसिटी तो उन्होंने साडे तक पहुँचाने ट्रांसफार्मर्स का मेजर रोल है वो मेजर रोल की है वो भी आप लास्ट पे डिस्कस करना इस तो इलावा जिस तरह घर के अंदर एक डिवाइस हुंदा चार्जर हुण एक नहीं कई हुंदे अजकल का चार्जर घर तो चार्जर का ही एक टेक्निकल नाम है रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर चार्जर का ही एक दूसरा नाम है तो उहदे अंदर भी छोटा जिहा ट्रांसफार्मर लगा हुआ फिर बेटा घर दे विच इन्वर्टर है जिदा पिया सैटअप तो इस इन्वर्टर के अंदर भी ट्रांसफार्मर यूज हो रहा वा या घर के अंदर वोल्टेज स्टैबलाइजर यूज करते हैं असी मेनली फ्रिज के नाल तो वोल्टेज स्टैबलाइजर के अंदर भी एक मेन पार्ट ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का काम की है तो लिखो इट इज an electric device it is an electric device which converts low alternating voltage into high alternating voltage and vice versa low to high, high to low alternating voltage तो हुण बेटा जदों असीं कहने लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो उसका मतलब है कि अगर आ इनपुट वोल्टेज है जिसकी पीक वैल्यू इन्नी है तो जी हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज होएगी तो उसकी पीक वैल्यू ज्यादा होगी तो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज नू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज कन्वर्ट करने वाला जिहड़ा ट्रांसफार्मर है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर ठीक है दूसरी तरफ अगर हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज नो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कन्वर्ट किया जा रहा अगर आप इन दसीए इदा तो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज है पीक वैल्यू ज्यादा वा तो उन्होंने असी तो हाई नू लो च कन्वर्ट करने वाला ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आ जाओ बैठ। अच्छा, हुण तो ट्रांसफार्मर के बारे थोड़ा आइडिया हो गया। हुण बेटा जे आपां इसदे प्रिंसीपल की गल करिए तो इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। जदों आपां ये सुनते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, तो नाल ही सानू याद आ जाना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्शन जिहड़ा फिनोमिना है इहदा कंसर्न दो कॉइल्स दे नाल है, प्राइमरी ते सेकेंडरी। तो इहदा मतलब ट्रांसफार्मर का दो मेजर कंपोनेंट्स किहड़े किहड़े है, दो कॉइल्स है। तो ट्रांसफार्मर दियां दो कॉइल्स है, दोनों विचों बेटा जिस कॉइल दे अक्रॉस असी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इनपुट वोल्टेज इस कॉइल दे अक्रॉस लगा रहे हैं, तो ये साडे लई प्राइमरी कॉइल होएगी पुत। और जिस कॉइल दे अक्रॉस असी आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हैं वो सेकेंडरी कॉइल होएगी। और एक गल बड़ी क्लियर है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ते नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कभी भी बराबर नहीं होएगा। वो देखांगे क्यों नहीं होएगा, डिफरेंट होएगा। अच्छा, हुण जिहड़ी तुहाडी इनपुट वोल्टेज है, तो अगर आपां क्योंकि एसी वोल्टेज है तो एसी वोल्टेज नूं असीं ई नॉट साइन ओमेगा टी दी फॉर्म च लिखते हैं। तो अगर ये इनपुट वोल्टेज है तो यदि क्योंकि दो तरह दी वोल्टेजेस है ना इत्थे, इनपुट आउटपुट प्राइमरी सेकेंडरी, इस करके प्राइमरी दे नाल ईपी पाता। ईपी की है इनपुट वोल्टेज दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, प्राइमरी वोल्टेज दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अच्छा, हुण गल नूं सोचिए कि आपां ये पढ़ चुके हैं जदों भी आल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई होएगी तो आल्टरनेटिंग करंट ही फ्लो करेगा। तो इसका मतलब इस प्राइमरी कॉइल दे विच आल्टरनेटिंग करंट ही फ्लो करेगा। तो आईपी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी करंट भी कह सकते हैं, इनपुट करंट भी कह सकते हैं। ईपी ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं, प्राइमरी वोल्टेज भी कह सकते हैं। हुण सोच के देखो पुत्र, जदों प्राइमरी करंट क्योंकि एसी है इन्हें टाइम के नाल चेंज होना, तो इस प्राइमरी करंट करके जो आले दुआले मैगनैटिक फील्ड पैदा होया, क्योंकि जिथे करंट उत्थे मैगनैटिक फील्ड, तो उस मैगनैटिक फील्ड के अंदर प्राइमरी कॉइल भी लाई कर रही है, सेकेंडरी कॉइल भी लाई कर रही है। तो प्राइमरी करंट के चेंज होने नाल प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स भी चेंज होएगा,
ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। तो प्राइमरी करंट के चेंज होने नाल जदों प्राइमरी कोयल का फ्लक्स चेंज होएगा तो सैल्फ इंडक्शन करके प्राइमरी कोयल च की पैदा होएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ते नाल म्यूचुअल इंडक्शन करके सैकेंडरी कोयल च भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा। समझ आई है गल? हुण बेटा जदों असी गल करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो जिहड़ा इत्थे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होया वो किहदे बराबर है? आउटपुट वोल्टेज के बराबर। ठीक है, पर जिहड़ा इत्थे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होया ना, इत्थे वो किहदे बराबर है? वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल बट ऑपोजिट है। कितना? क्योंकि इहदे पैदा होने का कारण की है? इहदा चेंज होना। और एक चेंज क्यों हो रहा? क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रही है। तो इहदा मतलब प्राइमरी दे विच जिहड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा वो इनपुट वोल्टेज दे की होएगा? हाँ, तो आ है इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपी। और इन्हां दोनों का संबंध की है? ईपी इज इक्वल टू, और इत्थे बेटा ये जिहड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा ये है ईएस, और ईएस की वैल्यू आउटपुट वोल्टेज दे इक्वल होए। म्यूचुअल इंडक्शन ये डायग्राम ते ही गल्लां नोट कर लियां आपां ना। हुण पुत्र देखो आ स्टेप्स नोट कर ले। अच्छा इत्थे पता आपां की मान के चलते हैं भी ये जिहड़ा ट्रांसफार्मर है इहदी जिहड़ी प्राइमरी कॉयल है बनी तो वायर दी हुई है, पर आप इत्थे सिर्फ ये मान के चलते हैं कि ये प्राइमरी कॉयल उस वायर दी बनी है जिहदी रेजिस्टेंस है नहीं, सिर्फ इंडक्टेंस है, सिर्फ इंडक्टेंस है। तो जदों आप ये मान के चल रहे हैं कि प्राइमरी कॉयल जिहड़ी है इहदी रेजिस्टेंस जीरो है, सिर्फ इंडक्टेंस है, इस कारण करके इहदे अंदर जिहड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा ईपी, स्मॉल ईपी, वो अप्लाइड वोल्टेज से की है इक्वल बट ऑपोजिट है, इस करके है। तो ये इतना डिटेल च नहीं पूछना, बट आपको पता होना चाहिए। हुण देखो पुत्र हुण ट्रांसफार्मर दे विच एक इनपुट साइड है, एक आउटपुट साइड है। ठीक है, जिहड़ी ट्रांसफार्मर की वर्किंग है नो डाउट इहदा प्रिंसीपल म्यूचुअल इंडक्शन है, बट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ते बेस्ड कंसैप्ट है। ठीक है, हुण दो तरह के ट्रांसफार्मर आएंगे पुत्र, एक होएगा आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब जिस ट्रांसफार्मर की मिलना तो किताबों ही है सानू, आइडियल ट्रांसफार्मर या न्यूमेरिकल च मिलना, वो ट्रांसफार्मर जिहदी इनपुट एनर्जी ते आउटपुट एनर्जी बराबर, और ट्रांसफार्मर की इनपुट एनर्जी भी इलैक्ट्रिक एनर्जी है और आउटपुट एनर्जी भी इलैक्ट्रिक एनर्जी है। ट्रांसफार्मर की इनपुट भी जिद्दां जनरेटर सी ना, एसी जनरेटर की इनपुट मैकेनिकल एनर्जी सी, आउटपुट इलैक्ट्रिक एनर्जी सी, बट ट्रांसफार्मर की इनपुट भी इलैक्ट्रिक एनर्जी है, आउटपुट भी इलैक्ट्रिक एनर्जी है, और आइडियल ट्रांसफार्मर की इनपुट आउटपुट दोनों एनर्जीज बराबर है, हमेशा इक्वल है आइडियल भी। पर जिहड़ा रियल ट्रांसफार्मर हुंदा उहदे च कुछ इलैक्ट्रिक एनर्जी हीट च कन्वर्ट हो जाती है या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी च कन्वर्ट होने करके
जो रियल ट्रांसफार्मर है ਉਹਦੀ एफिशिएंसी 100% नहीं ਹੁੰਦੀ, वो less than 100% ਹੁੰਦੀ। तो ट्रांसफार्मर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ते बेस्ड है। हुण इत्थे बेटा आपां की मन के चलना, जदों असीं ट्रांसफार्मर की थ्योरी बारे गल करन लगे हां कि लेट जिहड़ा फाई है ना वो की है, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of primary and secondary coils। तो आप एक आइडियल सिचुएशन लैके चलते हैं कि ये मान के चलने असी कि चाहे प्राइमरी कॉयल है चाहे सेकेंडरी कॉयल है, तो ईच टर्न द फ्लक्स फाई है। एक टर्न द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉयल कितना कटांगे आपां, ऐसा पता लगा इधर क्यों कटिया। प्राइमरी दिया नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एनपी, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल कितना हो गया पुत्र, कर लिया नोट। हुण पुत्र देखो, जिहड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स है चाहे वो प्राइमरी कॉइल नाल है चाहे सेकेंडरी नाल, वो आया कित्थों है, वो आया वा प्राइमरी करंट दे मैग्नेटिक फील्ड का। ते प्राइमरी करंट का मैग्नेटिक फील्ड बदलता वा टाइम के नाल, क्यों बदलता वा, क्योंकि प्राइमरी करंट आप बदल रहा। तो अगर करंट बदल रहा प्राइमरी, तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, तो फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, जे फ्लक्स बदलेगा तो फैराडे लॉ कहता भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा। तो यूजिंग फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, तो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ की होएगा पता लगा कितना आया, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी फ्लक्स दे चेंज होने नाल है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स्ड है, वो बाहर आ गई है डिफरेंशिएशन चो। अच्छा, ते हुण आपां इत्थे पहले ही समझ चुके हैं पुत, इत्थे लिख लो, आ लिख लिया इत्थों, इस तो बाद लिख लियो, इफ resistance of primary coil is 0, resistance of primary coil is 0, अगर प्राइमरी कॉइल की रेजिस्टेंस नहीं है, देन इनपुट वोल्टेज कैपिटल ईपी के बराबर हो माइनस ईपी, तो आ ईपी की वैल्यू पुट करिए इत्थे, आह बन गया पुत्र
है ना। अच्छा, तो ई एस की होएगा, तो ई एस ਇਹਦੇ चेंज होने करके आही है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल च, और इत्थे लिखा इंड्यूस्ड ईएमएफ आउटपुट वोल्टेज के बराबर है। तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज की हो गई पुत्र माइनस एन एस ओवर एन पी। ठीक है, तो इस रिलेशन ने की दसिया कि ट्रांसफार्मर दे विच आउटपुट वोल्टेज ते इनपुट वोल्टेज की रेशो कादे नाल जुड़ी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स इन आउट सेकेंडरी कॉइल ते नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, है ना। अच्छा, ये माइनस साइन की दस रहा, देखो here negative sign implies that output voltage is out of phase with input voltage, that is out of phase with input voltage, that is phase difference between input and output voltages of transformer is 180 degree, 180 degree। अच्छा, हुण अगली लाइन भी लिख लेनी, हेयर एन एस ओवर एन पी जो है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ते नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल की रेशो नूं असीं के इत्थे है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ठीक है, हुण आ जिहड़ा नेगेटिव साइन है ना, ये बारे भी मैं थोड़ा दोबारा भी दसूंगा। ਇਹਦਾ ਕੰਮ सिर्फ फेस डिफरेंस दसना सी, तो नुमैरिकल च ये कंसीडर नहीं करना। नुमैरिकल दे विच आपां ES ओवर EP की रेशो की लेनी है, NS ओवर NP ही लेनी है, नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना। अच्छा, हुण तुहानू याद होएगा शुरू च मैं कहा एक हुंदा स्टैप अप ट्रांसफार्मर, स्टैप अप ट्रांसफार्मर की पहचान की दसी, जिहदी आउटपुट वोल्टेज ज्यादा वा, मतलब ES EP तो ज्यादा वा, ये स्टैप अप है।
तो जे इक्वेजन 3 की मदद लईए तो जे आ वाली साइड च ES EP तो ज्यादा मतलब ग्रेटर दैन 1 है तो फिर दा मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की फिजिकल आइडेंटिटी की है भी ओदी सेकेंडरी कॉइल्स दी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी नालों ज्यादा होणगियां है ना के दी वैल्यू एक तो ज्यादा होएगी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर दैन 1 होएगी पता लग रहा है ना हुण आ जिहड़ा तुहाडा ट्रांसफार्मर है ना फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ES लेस देन EP होएगा इसका मतलब NS लेस देन NP होएगा K लेस देन 1 होएगा और ये डायग्राम जो ट्रांसफार्मर बनाया इसका नाम बोल सकते हैं कौन है ये अप है कि डाउन कितना पता लगा आ टर्न्स 2 ही है आ 4 है ना इदा डायग्राम तो पता करना आ सकता थानू वो एक पहचान होगी साडे को अच्छा हुण फेज डिफरेंस की जी गल कही सी भी 180 डिग्री ਉਹਦਾ मतलब पता की है एक्चुअली की है ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ इस एग्जांपल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ इनपुट वोल्टेज है वो आया पर ये क्योंकि स्टेप डाउन है तो यदि आउटपुट वोल्टेज के लिए डायग्राम पता की बनू ऐसा तो बड़े तो छोटा हो गया वो तो स्टेप डाउन करके है पर क्रैस्ट की ट्रफ हो गई ट्रफ की क्रैस्ट हो गई ये फेस डिफरेंस 180 डिग्री करके है मतलब ट्रांसफार्मर जिहड़ा वा उहदी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दे विच 180 डिग्री का फेस डिफरेंस का मतलब ये है कि जिहड़ी इनपुट की क्रैस्ट है ना ट्रांसफार्मर की वो आउटपुट च ट्रफ बन के निकलती है तो जिहड़ी ट्रफ है वो क्रैस्ट बनती है इस करके कहने हैं 180 डिग्री समझ आई गल है फेस डिफरेंस की अच्छा ऊपर वाली इनपुट वोल्टेज है नीचे वाली आउटपुट वोल्टेज है फिर बेटा देखो जदों असी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की गल करते हैं आउटपुट इलैक्ट्रिक पावर ते इनपुट इलैक्ट्रिक पावर तो ये गल मैं थानू ऊपर भी लिखा चुका वहां कि जिहड़ा ट्रांसफार्मर है ना यदि इनपुट पावर भी इलैक्ट्रिक है आउटपुट पावर भी इलैक्ट्रिक है
ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾइस ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਓਪਨ। ਓਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਓਪਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤਾਰ ਜੋੜ ਦੇਣ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਏਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਓਵਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੀਜ਼ਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਓਪਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ पावर और एनर्जी एक ही चीज है पुत, पर फिक्स टाइम भी हो जाती ना, टाइम सेम रखना, तो पावर का मतलब एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी तो ही पावर बनी है ना पुत, एनर्जी पर सेकंड पावर, तो मतलब फिक्स्ड टाइम की एनर्जी नू पावर कह दें आप 1 सेकंड वाले। हुण आर नॉट पता की है इत्थे? आउटपुट रजिस्टेंस है। मतलब मैं वो हम गल लैके कर रहा सीगा कि जे मान लो भी किसी ने एसी चला लिया, किसी ने ओवन चला लिया, किसी ने हीटर चला लिया, किसी ने फैन चला लिया, किसी ने लाइट चला ली, तो ये सारे की जी टोटल रजिस्टेंस है वो आर नॉट है। आर नॉट नू असी टैक्नीकली बोल दिने आ लोड रजिस्टेंस। लोड रजिस्टेंस, लोड की रजिस्टेंस मतलब जेड़ा डिवाइस ऑपरेट हो रहा तो ओदी रजिस्टेंस है ना, तो टोटल रजिस्टेंस बन गई। चलो हुण जिद्दां ही आपां लोड रजिस्टेंस कनैक्ट की, नाल ही आउटपुट च भी करंट आ जाना, क्योंकि पहला ओपन सर्किट सी तो आउटपुट करंट है नहीं सी, हुण आउटपुट करंट भी आ गया IS। जे इनपुट करंट IP है तो आउटपुट करंट IS बन गया। तो हुण जे आपां इत्थों देखिए तो इलैक्ट्रिक पावर तो होंदी है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, है ना। तो हुण आउटपुट पावर बनेगी आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट का प्रोडक्ट, तो इनपुट बन जाएगी इनपुट वोल्टेज ते इनपुट करंट का। नवे कोई फार्मूला नहीं है, याद ही रखने पैने। इलैक्ट्रिक पावर की होंदी है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसका मतलब IS ओवर IP की रेशो की बन गई, आही बन गई। है ना। तो और अगर आप इक्वेजन 3 की मदद लीए तो S ओवर EP का NS ओवर NP है, तो आप NP ओवर
NS भी लिख सकते हैं ना, आ रिलेशन बन गया न्यूमेरिकल्स ले बन गया। लिख लिया पुत्र। जे आइडियल ट्रांसफार्मर है ना, तो आइडियल ईटा 1 ले लेना 100% या 1। पर जे मान लो कोई होर ट्रांसफार्मर है तो उसकी एफिशिएंसी 80% है तो ईटा 0.8, जे 60% है तो 0.6, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली यूज करना वा। ज्यादातर आइडियल ही होएगा, पर कई बार रियल ट्रांसफार्मर भी दिता हो सकता न्यूमेरिकल थानू, इस करके आप ये जनरल फार्मूला तैयार करता। अच्छा हुण इत्थे देखियो पुत, जिहड़ा स्टैप अप सी, स्टैप अप ट्रांसफार्मर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NP ਲੈਸ देन NS सी कि नहीं? यही सी, NP लेस देन, तो आ साइड की हो गई लेस देन 1 हो गई, क्योंकि NP छोटा है ना NH तो जी एफिशिएंसी है ना वो तो वध तो वध 1 हो सकती है, उस तो ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो ਇਹਦਾ मतलब जे आ साइड लेस देन 1 है तो फिर IS ओवर IP लेस देन 1 का मतलब IS लेस देन स्टेप अप दे विच EP लेस देन ES होना, उल्टा नहीं हो गया करंट दे नाल? सोच के देखो। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की करदा, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज नु हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज कन्वर्ट करदा, पर जदों वोल्टेज नु वधांदा है ना तो करंट नु घटा दिंदा वा, है ना? समझिए गल नूं। हुण ये पहली नज़र च सानू गल ऑड भी नज़र आती है, क्योंकि आप जदों V इज इक्वल टू IR की गल पढ़ते हैं भी जे वोल्टेज वधेगी करंट वधेगा, तो इत्थे तक की हो रहा, वोल्टेज वध रही है करंट घट रहा। तो एक्चुअली दोनों च फर्क की हुंदा पुत्र? देखो ये फर्क उदा का ही फर्क है जिदा का ना तुसी बॉयल्स लॉ वाला केस नहीं पढ़ते। बॉयल्स लॉ की कहता, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इधे कहता कुछ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इधे कहता, तो होर कुछ भी कहता ना, कहता फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस लई प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। मतलब अगर मास फिक्स्ड है ना तो वॉल्यूम के वधान ते प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम के घटन नाल प्रेशर बढ़ेगा, है ना? तो ये गल असी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। पर जदों असी इस गल नूं वेरीफाई करने लई एक एग्जांपल ले लैने आ बैलून वाली, कि बैलून दे विच हवा भरते हैं आपां, जदों असी बैलून च हवा भर रहे हैं, गैस भर रहे हैं, तो प्रेशर भी वधदा, वॉल्यूम भी वधदा। तो सानू उपरों उपरों देखने वाले नूं लगदा भी सानू तो पढ़ाया सी बॉयल्स लॉ च प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, इत्थे तो दोनों ही वध रहे। एक्चुअली लॉ भी ठीक है, ये गल भी ठीक है, क्योंकि इस केस च मास चेंज हो रहा, जो असी हवा भर रहे हैं बैलून च तो वह मास कॉन्सटेंट नहीं है ना? उदा ही पुत्र जो असी V इज इक्वल टू IR के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो वोल्टेज के वधान से करंट वधेगा, तो उस केस के विच सिस्टम की टोटल एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, पर इत्थे एनर्जी कंजर्व है। तो एनर्जी ने कंजर्व रहने के लिए VI का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, तो यदा मतलब एक बढ़ेगा तो दूजे नूं घटना पएगा, तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, V इज इक्वल टू IR, है ना? हुण जिहड़ा ट्रांसफार्मर है स्टैप डाउन, ਉਹਦੇ ਚ उल्ट हो जाना, ਉਹਦੇ ਚ NS लेस दैन NP है,
ES ਲੈਸ ਦੈਨ EP ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ IS ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ IP ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ट्रांसफार्मर है स्टैप अप उन्हें वोल्टेज नूं वधाना बट करंट घट जाना, ते जिहड़ा डाउन है उन्हें करंट वोल्टेज नूं घटाना ते करंट वध जाना। अच्छा, पर एक होर गल जिहड़ी याद रखनी पुत्र, देखो नोट करके लिख लईओ। नोट करके लिख लो। पहली गल, ट्रांसफार्मर का प्रिंसीपल की है, म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंगली जे प्राइमरी वोल्टेज बदलेगी तो प्राइमरी करंट बदलेगा तो फ्लक्स चेंज होएगा। तो जे इनपुट वोल्टेज ही स्टैडी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है, होना ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब लिख लो, ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क फॉर डीसी। पता लग गया क्यों? सिर्फ एसी नू चेंज कर दो। अच्छा, दूजा पॉइंट वो तो हुण आपां की देखिया, जेड़ा ट्रांसफार्मर वोल्टेज नू इनक्रीज कर रहा वो करंट नू डिक्रीज कर रहा, तो जेड़ा वोल्टेज नू डिक्रीज कर रहा करंट नू इनक्रीज कर रहा, पर फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज या करंट दैट विल रिमेन द सेम। मतलब ट्रांसफार्मर की इनपुट ते आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सेम ही रहनी है, वो कोई फर्क नहीं पैना। जे मान लो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इनपुट वोल्टेज है तो आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज की है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट नू अफेक्ट नहीं करती ट्रांसफार्मर की वर्किंग। समझ गए? तो ट्रांसफार्मर की इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू ते करंट की वैल्यू च फर्क आना। हुण लिखो फ्रीक्वेंसी, frequency of input and output voltages are equal, same। अच्छा, हुण पुत्र हेडिंग लिख लो, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर कई बार पूछ लेंगे सैपरेटली। मतलब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं होंगी प्रैक्टिकली, तो उसका कारण यह है पुत्र, तो द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस अकर इन ए ट्रांसफार्मर। अकर इन ए ट्रांसफार्मर केड़ियां केड़ियां? नंबर 1, पहली लॉस लिख लो, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, हुण कॉपर लॉस किहनूं कहने हैं पुत्र? देखो रियलिटी च की है, तो लिखो सम electric energy is converted into heat some electric energy is converted into heat due to
resistance of primary and secondary copper coils। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੇ ਏਸੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡੀਸੀ, ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਲਾਸ कहता। दूजा लिखो आयरन लॉस। आयरन लॉस some electric energy is converted into heat due to converted into heat due to the production of eddy currents, production of eddy currents in the core of transformer, in the iron core of eddy currents in the iron core of transformer। तो ये मैं इकट्ठी गल समझाना। तीसरा पॉइंट लिखो फ्लक्स लीकेज। थर्ड है फ्लक्स लीकेज। ਹੁਣ फ्लक्स लीकेज की है। ਹੁਣ देखो तुसी ਜਦੋਂ थ्योरी शुरू की ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ नहीं सी लेट फाई बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, बट इदा नहीं हुंदा। तो प्राइमरी दी एक टर्न का फ्लक्स और सेकेंडरी दी एक टर्न का फ्लक्स च फर्क हो सकता वा। तो इस फर्क नूं घटाउण दे लई असीं की करदे हां बेसिकली कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल नूं जदों असीं लपेटदे हां तां कित्थे लपेटदे हां, सॉफ्ट आयरन कोर ते, मतलब एक मैटल शीट है लोहे की बनी हुई, तो वो उपर ये दोनों तारां लपेटियां जांदियां, वाउंड कीतियां जांदियां। तो हुण वो कोर कल ही वरत्या ताकि फ्लक्स लीकेज घट सके, पर वो करके आयरन लॉस आ गया। क्यों? क्योंकि जदों पुत्र प्राइमरी करंट के चेंज होने करके मैग्नेटिक फील्ड ने चेंज होना, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने करके मैटल शीट आयरन च एडी करंट्स पैदा हो जाने, तो करंट्स जिथे आ गए उत्थे हीटिंग इफेक्ट होना ही है, तो हीट पैदा होनी तो वो आयरन लॉस लिखा सी। तीसरा इधर चौथा लिख लो, बस यही इन्नी की है फ्लक्स लीकेज। मतलब लीकेज नाम तो ही पता लग रहा, लीक हो रहा मीन कि जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न विद प्राइमरी नॉट इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न ऑफ सेकेंडरी, तो बराबर नहीं है, घट है। तो फोर्थ लिख लो हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस। हुण फ्लक्स लीकेज नूं घटाउण लई पुत जिहड़ा सॉफ्ट आयरन कोर वरतिया सी, तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ तार लपेटी है, तो जदों प्राइमरी करंट ने वधना वा तो उस सॉफ्ट आयरन कोर ने फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस ने मैग्नेटाइज्ड हो जाना, तो जदों करंट घटना वा उन्हें डीमैग्नेटाइज्ड हो जाना, फिर दोबारा वधन ते मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। तो आप फेरोमैग्नेटिक्स पढ़िया सी ना, जदों किसी फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस को बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते हैं तो कुछ एनर्जी लॉस होंदा इन द फॉर्म ऑफ हीट, उन्होंने हिस्टेरेसिस लॉस कहने आप। तो ग्राफ बनाया सी ना एक, तो वो वाला केस है। तो लिख लो हिस्टेरेसिस लॉस, इट अकर्स ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर।
नेक्स्ट लिखो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, नहीं नेक्स्ट मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एनर्जी लॉसेस का ही पार्ट है। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ जिस जगह ਤੇ ट्रांसफार्मर लगा होया तो ਉਹਦੇ बिल्कुल नज़दीक नहीं जाना, थोड़े डिस्टेंस पे भी अगर खड़े होंगे ना तो थानू एक नॉइस, हमिंग नॉइस जी अलग तरह की एक आवाज़ लगातार पैदा हो रही है वो महसूस होएगी। तो वो एक्चुअली कित्थों आती है, क्योंकि जदों ना आप किसी भी जिदा हुण मान लो ये आयरन रॉड है, तो अगर ये आयरन रॉड अनमैगनेटाइज्ड है तो यदि लेंथ नोट कर लीए, तो जे इनू मैगनेटाइज कर देंगे ना तो यदि लेंथ थोड़ी जी बढ़ जाएगी, हल्की जी, वो अखां नाल नहीं नजर आनी, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर वधनी है। तो यदा मतलब जदों कोई सबसटांस मैगनेटाइज हुंदा उहदी लेंथ वध गई, जदों डीमैगनेटाइज हुंदा घट गई, वध गई घट गई, वध गई घट गई। यदा मतलब की होया कि वो सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स है, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स नू पुश कर रहा है, मतलब जो लंबाई बढ़ रही घट रही है तो वो एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने शुरू हो गए। तो इस तरीके दे नाल असी वैसे तो अल्ट्रासोनिक वेव्स तैयार करते हैं, प्रैक्टिकली पैदा कीतियां जांदियां, बट क्योंकि इस केस ट्रांसफार्मर के केस जो करंट यूज हो रहा वो फ्रीकुएंसी 50 हर्ट्ज है, तो इस कारण करके जी इत्थे वेव पैदा होएगी वो फ्रीकुएंसी 50 हर्ट्ज होने का मतलब है साउंड वेव पैदा होएगी, हमिंग नॉइस। तो इनू सीधा ही लिख लो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, दिस लॉस अकर्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ humming noise because of magnetization and demagnetization of iron core। तो ये सच याद करके लिख देनी है बस एग्जाम च, एनर्जी लॉसिस ये कोई ज़्यादा आपां डेप्थ जान की नहीं लोड़। हुण बेटा लिखो लास्ट यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर हुण जिहड़ा तुहाडा ट्रांसफार्मर है ना, उहदियां यूजेस जे कोई पूछे तो छोटियां छोटियां तो आप लिख सकते हैं, लिख लो नंबर 1 इन रेक्टिफायर, इन वोल्टेज स्टेबलाइजर, इन रेक्टिफायर, इन वोल्टेज स्टेबलाइजर, इन इन्वर्टर, पर जी हुण मेजर उन्हें पूछनी है ना तो चौथी लिखो इन पावर ट्रांसमिशन, इन पावर ट्रांसमिशन। तो इन्हों उन्हें एक्सप्लेन करना कहना। आ देखो पुत्र, तो हुण पावर ट्रांसमिशन नूं आपां एक्सप्लेन करन लगे हाँ। देखो आ तुहाडा है पावर प्लांट, वो जगह जिथे इलैक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, बिजली पैदा हो रही है। तो ये जिहड़ा पावर प्लांट है ये जिहड़ी पावर पैदा कर रहा कितनी पावर है। सपोज आप एक एग्जाम्पल चूज कर लेने 20,000 वाट, एक एग्जाम्पल ले ली, और ये जिथे जी बिजली पैदा हो रही है वो पावर इन्नी है
और वोल्टेज है 220 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜਾ कंज्यूमर है ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 220 ਵੋਲਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो इतने वोल्टेज चाहिए है 220 वोल्ट। तो पावर प्लांट के विच पावर कितनी पैदा हुई, कितनी वोल्टेज से, बिना ट्रांसफार्मर दे आपां शहर नूं सप्लाई करती। हुण प्रॉब्लम पता कित्थे आनी है, जदों 220 वोल्ट ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, लो वोल्टेज ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ VI। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 100 एम्पीयर। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 100 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा इस वायर चों, ਤਾਂ पावर लॉस होएगा इन फॉर्म ऑफ हीट। कितना I²R। तो 1 सेकंड इन्नी एनर्जी वेस्ट हो कितनी होएगी, तो 100²R मतलब 10⁴ R। R हुंदा वा रो L/E। हुण पुत्तर ये जिहड़ा एनर्जी लॉस है आपां मान लैंदे आ भी आ जिहड़ी ट्रांसमिशन वायर है इहदी रेजिस्टेंस मान लो थोड़ी देर लई कितनी है, सिर्फ 1 ओम है, 1 ओम। तां ये 10,000 है, 10,000 पावर लॉस हो गया हीट की फॉर्म च। मतलब इस पावर प्लांट ने इन्नी बिजली पैदा की सी, इन्नी पावर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 हीट ही बन के खत्म हो गई। शहर च कितनी पावर पहुंची 12,000 है ना। तो पावर लॉस बहुत ज्यादा वा, इनू घटाना पैना। कितना घटाया जा सकता, जे आप बिना ट्रांसफार्मर के सोचीए तो लेंथ नू तो तुसी नहीं बदल सकते, क्योंकि शहर ते पावर प्लांट जिथे जिथे बन गए है वो तो उत्थे ही रहने हैं। तो एल तो फिक्स हो गया। हाँ आपां जिहड़ी ट्रांसमिशन वायर है वो थोड़ी मोटी यूज कर सकते हैं, पर जे वायर मोटी यूज करूंगे तो यदा मतलब ट्रांसमिशन वायर नू बनाने लई मटीरियल ज़्यादा खर्च होएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा साडा, मोटी तार। अच्छा दूजी प्रॉब्लम किद्दां सॉल्व कर सकते हैं भी आपां ट्रांसमिशन वायर उस मटीरियल की बनाईए जिहदी रजिस्टिविटी घट होए। जे रजिस्टिविटी घट वाल सोचीए तो सब तो घट रजिस्टिविटी सिल्वर की है, पर जे सिल्वर की तार पा दीए तो फिर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। प्लस भी सवेरे शाम नू पाई सवेरे गायब, शाम नू पाई सवेरे गायब, है ना, इदा ही होना। तो मतलब लोहे के पीस नहीं छड्डदे ते सिल्वर किने छड्डनी है ना, वो प्रॉब्लम आ गई प्रैक्टिकली। तो वह फिर सल्यूशन की मन्निया गया कि आपां की करिए भी आ जिहड़ा पावर प्लांट है जिहड़ा 220 वोल्ट से बिजली पैदा कर रहा और कितनी पावर है इन्ने वाट, और आ सिटी है जिन्हों बिजली चाहिए है 220 वोल्ट से, तां उहदे लई की कीता जाए, इत्थे स्टैप अप ट्रांसफार्मर यूज कर लिया जाए। तो आप आइडियली मान के चलते हैं। तो इस स्टैप अप नू जिहड़ी वोल्टेज मिली वो तो है 220 वोल्ट, पर इन्हें की करना, इन्हें उन्होंने मान लो 10 गुना बढ़ाता या 100 गुना इंक्रीज करता। आप एक सिचुएशन ही लेनी है। तो यदा जिहड़ा ट्रांसफार्मेशन रेशो है वो मान लो हैगी है 100, तो यदा मतलब ये वोल्टेज कितनी बढ़ गई 100 टाइम्स हो गई, तो इन्ने वोल्ट हो गई, पर पावर तो वही है।
इन्नी, तो करंट कितना आ गया हुण, तो करंट आ गया 1 एम्पीयर आ गया पुत। तो पावर लॉस घट गया जिहड़ा हीट च कन्वर्ट होना सी। पर हुण इन्नी वोल्टेज डायरैक्ट शहर नूं सप्लाई नहीं करनी, तो सप्लाई करन तो पहला असीं की करदे हां, इत्थे स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर लेंगे। तो इन्हें दोबारा फिर 220 कन्वर्ट कर देनी है, ठीक है। तो पावर लॉस घट गया, मतलब ये जिन्ना आप सिंपल वे च समझाया उन्ना हुंदा नहीं। मीनस ये जो ट्रांसफार्मर यूज होंगे है, ये स्टैप मतलब ये भी नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर यूज करके असी थोड़ा थोड़ा बढ़ाने और हल्का हल्का इदा ही स्टैप बाई स्टैप घटाने। बट आप सिर्फ ब्रॉड आइडिया लै रहे हैं, इस करके वो इको दम ही करता सारा, है ना। तुसी भी इदा ही करना पेपर च। हाँ, ये जो सड़कों साडे लगे है, ये स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर है। लग गया पता पुत्र, ये पावर ट्रांसमिशन नू एक्सप्लेन करना कई बार पूछ लेंगे CBS